प्लेन मिरर में आप टॉपिक्स और सब टॉपिक्स वगैरह की बात करें तो क्या सबसे पहले रे के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीम के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे, फिर रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। बोलिए बेटा। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, सही बात है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह के बीच में एंगल वगैरह, एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस मिरर से, इससे रिलेटेड बात करेंगे। कुछ वेलोसिटी वगैरह वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे। मिरर को रोटेट करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो क्या एंगल ऑफ रोटेशन वगैरह रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे तो को दो मिरर को एक दूसरे के सामने रख दिया जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, इंक्लाइन रख दिया जाता है ऑब्जेक्ट होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी। इस प्रकार से काफी कुछ टॉपिक्स अपन देखेंगे किस पार्ट के अंदर बेटा, प्लेन मिरर वाले पार्ट के अंदर। क्लियर है। फिर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अपन मिरर के बाद, प्लेन मिरर के बाद कौन से मिरर, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर लिखेंगे अगला पार्ट। स्पेरिकल मिरर, प्लेन पहला तो क्या लिखा बेटा, प्लेन मिरर। दूसरा क्या लिखेंगे, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में कोई मुझे बता सकता है क्या क्या पढ़ना है अपने को। स्पेरिकल मिरर में दो प्रकार के मिरर पढ़ना है, एक पढ़ना है अपने को कॉनकेव मिरर और एक पढ़ना है अपने को कॉन्वेक्स मिरर। अरे समझे। एक तो क्या पढ़ना है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं ये सब बात करेंगे अपन आगे, ठीक है ना। एक तो क्या पढ़ना है बेटा अपने को, कॉनकेव मिरर, और एक और क्या पढ़ना है अपने को, कॉन्वेक्स मिरर। इज दैट क्लियर। बोलो यार। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर क्या होता है ना कि वेलोसिटी वगैरह वाले भी थोड़े कंसेप्ट आते हैं। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं और मैग्निफिकेशन वगैरह पे प्रॉब्लम बनती है। तो चार पांच फॉर्मूले जिस पे प्रॉब्लम आने की संभावना इस वाले पार्ट से थोड़ी रहती है। आई ना बात समझ में। एक मिरर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं अपन, वो बोर्ड के अंदर डेरिवेशन के रूप में भी आता है, देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद अपन किस बारे में बात करते हैं बेटा, इसके बाद किस विषय में बात करते हैं बेटा, स्पेरिकल मिरर के बाद किसके बारे में। इसके अब देखिए बेटा, ये वाला जो पूरा पार्ट हुआ ना, ये पूरा पार्ट हुआ रिफ्लेक्शन। चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। अब यहां से चालू हो जाएगा बेटा क्या, रिफ्रैक्शन। क्या चालू होगा, और रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। याद है नहीं याद है, कौन क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इससे रिलेटेड बात करेंगे अपन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, टाइम वगैरह, इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात होगी स्नेल्स लॉ में। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह से रिलेटेड बात होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ वगैरह में क्या रिलेशन होता है, इससे रिलेटेड ये सब सब टॉपिक्स बता रहा हूँ। ये टॉपिक है फिर सब टॉपिक्स है, और सब टॉपिक पे वेराइटी, और वेराइटी की सब वेराइटी, इसलिए चैप्टर बड़ा है। देखेंगे कैसा क्या कराते हैं क्या पढ़ाते हैं, ध्यान देना इधर वो इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है यार, चैप्टर बहुत बड़ा होता है यार। हकीकत बात बताऊं, टॉपिक लिखूंगा ना जितने टॉपिक, अगर इतने टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हर टॉपिक अगर एक दिन में खत्म हो जाए ना तो बढ़िया है, लेकिन नहीं हो पाता है। अब ध्यान देंगे, ये क्या हो गया बेटा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के बाद क्या आएगा, ये सब सब टॉपिक्स हो गए, याद है कर लिया अभी, बाद में देखेंगे अपन, ठीक है ना। अभी से टॉपिक्स लिखा रहा हूं मैं। ये क्या हो गया बेटा, स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन के अंदर। रिफ्रैक्शन के अंदर ही अपन आगे पढ़ेंगे एक और टॉपिक, नॉर्मल शिफ्टिंग। अब ये टॉपिक ही है बेटा, सब टॉपिक नहीं है। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल शिफ्टिंग, अपेरेंट शिफ्टिंग। याद आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें एक और प्रकार की शिफ्टिंग पढ़ते हैं, दो प्रकार की शिफ्टिंग होती है, एक नॉर्मल शिफ्टिंग होती है, एक और पढ़ते हैं लेटरल शिफ्टिंग। कौन सी शिफ्टिंग भी पढ़ते हैं बेटा अपन, एक कौन सी शिफ्टिंग पढ़ते हैं, नॉर्मल शिफ्टिंग, एक और कौन सी शिफ्टिंग पढ़ते हैं, लेटरल शिफ्टिंग, शिफ्टिंग वाला टॉपिक मतलब। फिर एक और टॉपिक आता है बेटा यहाँ पर, प्रिज्म। अब प्रिज्म के अंदर बहुत सारी बातें होगी, एंगल ऑफ डिविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला, मिनिमम एंगल ऑफ प्रिज्म वाले कंसेप्ट। अरे बोलिए। एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म को एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख देते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट वगैरह बहुत सारी बातें होती है प्रिज्म के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद बात होगी प्रिज्म के बाद काय की,
TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इन सभी में एंगल ऑफ डिविएशन एक टॉपिक ऐसा है जो कॉमन चलता है बेटा। सब टॉपिक, एक ऐसा सब टॉपिक है पूरे टॉपिक्स के अंदर, एंगल ऑफ डिविएशन स्टार्टिंग से ही, यही से ही, जो कि सब में सब कॉमन चलता है, एंगल ऑफ डिविएशन। पढ़ लिया TIR? पढ़ लिया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके अंदर ही एक सब टॉपिक, मतलब टॉपिक ही आता है, इसको बोल दूं मैं क्रिटिकल एंगल, अगर लिखना है तो थोड़ा सा, क्रिटिकल एंगल। अरे बोलो। फिर इसके बाद बात होगी कौन सी? क्रिटिकल एंगल के बाद नहीं बेटा, एक और बात होती, स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कौन सा सरफेस? स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगली कौन सी बात होगी स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद? लेंस। अब लेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। लेंस, ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस, लेंस का मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस में वेलोसिटी के कंसेप्ट, लेंस में एंगल ऑफ डिविएशन वाले कंसेप्ट। बात आ रही है समझ में? फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, लेंस की मिररिंग, बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, लेंस का पावर, बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। अरे आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये हो गया लेंस। लेकिन लेंस से ही कुछ नए टॉपिक्स का जन्म होता है। किससे जन्म होता है नए टॉपिक्स का? कौन से नए टॉपिक्स का? इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा टॉपिक बेटा? इंस्ट्रूमेंट्स। गिटार, हारमोनियम, अरे तबला। अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना? वो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी को याद है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाते अच्छे? हारमोनियम किसको बोलते हैं? इस वजह से बस वो पियानो वाला। तुम में से किसी को नहीं आता है? हॉबी होनी चाहिए। आजकल क्या है, स्कूल वाले भी जो है ना, खाली बस पैसा लपेट रहे हैं। अलग से सीखे थे ना। अलग से तो अच्छे स्कूल कौन से, उनको क्या 6 लाख रुपए महीना दो? चलो, क्या बेटा? इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा कर लेते हैं अपन तो, इनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, कहाँ कहाँ ले गए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह वगैरह। समझ गए आप मेरी बात? अरे ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे, यहाँ से भी प्रॉब्लम आने की सभी को पता है, ये संभावना रहती है पूरी की पूरी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर इसके बाद और बात होगी किसके बारे में? एक टॉपिक होता है एब्रेशन। क्या होता है एब्रेशन? दाग लगना। छवि पे दाग लग गया। अरे जी, इस तरीके से मत समझना। जैसे एब्रेशन मतलब कमी, क्या बोल सकते हैं अपन इसको? हैं? हाँ वो तो ठीक है, उसको बिल्कुल। एब्रेशन, बिगड़ना, कोई भी बात। जैसे कि सपोज कीजिए अपन ने खमन बनाया, लेकिन खमन के बिगड़ गया। अरे 2 दिन पहले मेरे घर पे बिगड़ गया था, इसलिए बता रहा हूँ, बाहर मत बोलना। बाहर मत बोलना, नहीं तो मेरी खेल नहीं है। तो ऐसे कभी केक बनाते तो घर पे कोई बिगड़ गया कर गया, या कभी अपन ने सपोज करो कोई अच्छी पनीर की सब्जी बनाई, और पनीर की सब्जी में बहुत बढ़िया रहा, लेकिन नमक ज्यादा हो गया, तो हो गया तो हो गया, आप खाओ। अरे बात है ना समझ में? तो वैसे एब्रेशन का मतलब होता है कि जो वास्तविक चीज है उसका बिगड़ना।
फिर भी और अगर ज्यादा महसूस करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट शर्ट पहनना और एक बार सब्जी डाल के देख लेना शर्ट, पता लगेगा। दाग, कुछ दाग अच्छे होते हैं ऐसे बोल, आता ना एक एड आता है, धोबी के लिए अच्छे होते हैं। 40 रुपए लेकर ट्रैक। हो जाएगा यार अच्छे से चैप्टर में, मनोरंजन के साथ होगा। म- मनोरंजन चलते रहना चाहिए जीवन में, नहीं तो क्या मतलब कल से तुम भी जो है कोई बात हो जाए और अग्रसर का नाम करा यार सर वैसे ही तो वैसे ही तो बेटा एक बात बता दूं, मैं जरा से बच्चों के बीच में दुकान चला रहा हूँ और उसके बाद तुम जो है, इसलिए आराम से बढ़िया तरीके से चलना चाहिए, एवरेशन। ठीक है, और भैया कोई पिक्चर दिमाग में हो तो बिल्कुल पहले ही क्लियर कर लेना। एवरेशन, सॉरी, एवरेशन। एवरेशन के बाद कौन सा आएगा बेटा? एक और टॉपिक आता है जिससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है, और वो होता है रिजॉल्विंग पावर। कौन सा टॉपिक आता है बेटा? रिजॉल्विंग पावर। कौन सा टॉपिक आता है बच्चा? रिजॉल्विंग पावर। देखो ये बच्ची जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मतलब बहुत डेडिकेट थी पढ़ने के लिए, तो इसके लिए इतनी मगजमारी भी कर रहा हूँ। फिर एक बच्चा अगर कोई ऐसा होता ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो अपने अकाउंट्स मजबूत कर रहा है। वो ये बच्ची वो तो मतलब डेडिकेट थी पढ़ने में, उसको अभी आवाज़ नहीं जा रही, उसने ज्वाइन नहीं किया है। देखो बिल्कुल लाइव लगा दिया सिस्टम में। वो बोले कि सर यूट्यूब से कर लूँगी, मैंने नहीं, अब डायरेक्ट आना भी आ जाएगी वापस। ठीक है, एक्चुअल में 40 मिनट का है, 40 मिनट के बाद बंद हो जाता है। अब उसको पूरा मंथ का एक्टिव कराने के लिए, तो उसके बेटा अभी थोड़े से जो है ना फिर प्रीमियम लेंगे। रिजॉल्विंग पावर मतलब हर चीज का प्रीमियम ले लो। रिजॉल्विंग पावर, अच्छा इसमें एक टॉपिक और होता है यार, वो कौन सा होता है रिजॉल्विंग है? नहीं वो तो होता है, रिजॉल्विंग पावर में एक टॉपिक और होता है। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर दोनों के होते हैं, याद रखना, माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं अपन, टेलीस्कोप वगैरह में भी देखते हैं, दोनों में देखते हैं, तो वहां पे बात कर लेंगे अपन, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक कौन सा है? तो डिफेक्ट्स, है ना? सही ना? डिफेक्ट्स। और क्या होता है इसके अलावा? बस। क्या? कुछ थोड़ी बहुत एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, सम पॉइंट्स ऑफ, हाँ ये जरूरी है यार। कि- हाँ एनसीईआर तो आते हैं, इसीलिए तो लिखा है। अगर इससे नहीं आते तो फिर क्या लिखते? अपन कभी जो है बड़ी कोचिंग का मॉड्यूल तो लिखा नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 टॉपिक्स हो रहे हैं। कितने टॉपिक्स हो रहे हैं बेटा? 13, 13 टॉपिक्स हो रहे हैं। ये सब बेटा लेंस वाले पार्ट में आ गए, सब टॉपिक्स हो गए लेंस के। ये तो टॉपिक है यार, अभी तो बहुत बड़ा पार्ट है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। इसमें आप ये मान के चलो कि जैसे जैसे हम नीचे आते आते हैं वैसे वैसे जो है ना आने की संभावना बढ़ती जाती है, बात खत्म। जैसे जैसे हम इसमें जो है ना नीचे जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन के आने की संभावना बढ़ते जाएगी। ये लिखा है इस तरीके से, तो दिमाग लगाया लिखने में। तो यार तुम मतलब, सही बात बता रहा हूँ, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना बहुत संभावना बढ़ती जाती है क्वेश्चन आने की। तो बच्चा पूछ रहा है कि सर किससे ज्यादा संभावना है, तो सभी से संभावना है, एवरेज ले लो, 4 से 5 क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, उतार लिया इसको। अब लिखेंगे प्लेन मिरर, आज जो अपन पढ़ेंगे, जहां से चालू करेंगे। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, इससे पहले मैं तुम्हारे को दो बातें बताऊंगा, एक रे के बारे में बात करूंगा और एक बीम के बारे में बात करूंगा।
एक किससे रिलेटेड बात करूंगा बेटा, रे से रिलेटेड, और एक और किससे रिलेटेड बात करूंगा, बीम से रिलेटेड। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि रे क्या होती है और बीम क्या होती है। रे क्या होती है? तो रे कोई भी लाइट को शो करने का तरीका है कि लाइट किधर जा रही है। बात है ना समझ में? लाइट किधर जा रही है उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को शो करने का तरीका। प्रोपोगेशन मतलब बढ़ना, उसके आगे बढ़ने के तरीके को शो शो करना है एक लाइन के साथ एरो से, उसे ही बोलते हैं रे। बोलो। एक लाइन के साथ एरो से जब हम शो करते हैं किसको, लाइट के प्रोपोगेशन को, उसी को क्या बोला जाता है, रे। इज इट क्लियर? तो क्या बोलेंगे, रे ए लाइन विथ एरो shows direction of propagation of light। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं इसमें, a line which with arrow shows direction of propagation of a line with arrow, इसको इतना करो, a line with arrow shows direction of propagation of light, उसे ही क्या बोला जाता है, रे। अरे याद रहेगा? ठीक है। फिर दूसरा सवाल उठता, बीम क्या होता है। बीम क्या होता है? तो जब ऐसी बहुत सारी रे एक साथ एक जगह हो, एक बंडल बना के हो, तो बंडल ऑफ रेस को, बंडल ऑफ रेस को क्या बोला जाता है बेटा, बीम। बंडल ऑफ रेस को क्या बोला जाता है बेटा, बीम। बंडल ऑफ रेस को बीम बोलते हैं। बंडल, पैकेट, मार्केट मिलता है। हाँ, तो हाँ क्यों करा, कहा तुमने आ करा ना, मैंने बोला मार्केट मिलता है तो तुमने आ करा ना। ये देखो सच समझे, ये सच समझे। मैं बात कर रहा हूं कि लाइट की बीम का मार्केट में, पैकेट में। चलो भैया, बंडल ऑफ रेस को क्या बोला जाता है बेटा, बीम। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है भैया, बहुत शानदार, मजा आ जाते हैं क्लास लेने में तो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम गलत समझे थे। चलो भैया ध्यान देंगे इधर। ये तो क्या हो गया, रे और बीम। तो सर रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन के बारे में टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना आप। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, सपोज करो ना कोई मिरर है। मिरर क्या होता है, तो मिरर एक, जैसे कि सपोज करो ग्लास है ट्रांसपेरेंट, और इसकी एक साइड को अपन ने पॉलिशिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया, किस तरीके सिल्वर वगैरह करती है, तो ये मिरर बन जाता है जिसमें अपने को अपना जैसा इंसान दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, जो भी हो मिरर होता है। अब क्या एक्सप्लेन करूं इसमें, ये मिरर होता है। ध्यान से सुनना आप इधर, कोई ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने, तो इस ऑब्जेक्ट, चलो यार ऑब्जेक्ट हटाओ यार, किसी को फील ही कराते हैं। सपोज करो दिव्य बैठा हुआ है इस मिरर के सामने, अरे बोलो। अब सपोज करो पहली बार देख रहा है, दुनिया में आया पहली बार मिरर, इसने देखा, तो इसको जो यहाँ पे व्यक्ति दिखाई देगा, इसको लगेगा कोई और है, क्योंकि इसने खुद को तो देखा ही नहीं। अरे वो तुम खुद सोचो, जब मिरर के सामने जाते हो तो दुनिया में कोई होता होगा जो बताता होगा बेटा ये तू ही है। नहीं समझे आप मेरी बात, ये कौन है, तू ही है। तभी तो अपने को पता लग रहा हाँ यार ये अपन ही है, और फिर बात उसके बाद मान के चल रहे हैं। समझो आप इस चीज को। तो वैसे इसको जो है क्या कहते हैं, पहली बार कोई दिखा, लेकिन इसको दिखा ना, तो ये इसके साथ
हो ये रहा कि उस मिरर के सामने अपना सीधा हाथ उठाता, तो सामने वाला व्यक्ति जो था वो भी अपना इधर वाला हाथ उठाता, फिर ये इधर वाला हाथ उठाता तो वो भी उधर वाला हाथ उठाता। तो इसको लग रहा है कि ये मेरी नकल कर रहा है। इसको क्या लग रहा है? तुम बेटा मैं बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ, मजे मजे से। इसको क्या लग रहा है? वो बंदा मेरी क्या कर रहा है? नकल कर रहा है। इसको आता है गुस्सा, ये जाता है उसको मारने के लिए उसके पास, तो वो भी आता है इसके पास। अरे बोलो, वो भी आता है इसके पास। बहुत सारी बातें सीखे इससे, अब इस आगे में सिखाऊंगा। होता क्या है, ऐसा क्या हुआ कि इस व्यक्ति को जस्ट सामने इसी के जैसा एक और व्यक्ति यहां पे दिख रहा है। बात इतनी सी है बेटा, ये जो दिख रहा है ये सच में नहीं है, ये है इमेज, कल्पना, और ये है ऑब्जेक्ट, वास्तविक। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और वो क्या है? बोलते इमेजिन है, इमेजिन करो इमेजिन करो। तुम लोगों ने इतना ज्यादा इमेजिन कर लिया, पता नहीं क्या क्या आप आजकल इमेजिन कर लेते हैं। इमेज, अरे देखो एक बात समझ, इमेजिन करना बहुत जरूरी और बढ़िया होता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए इमेजिनेशन पावर अगर आपका अच्छा है, सामने वाले ने लाइंस में बोला कि एक ब्लॉक है जो कि किसी इंक्लाइन प्लेन के से गिर रहा है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जानी चाहिए। वो इमेजिन करने को सही तरीके से उपयोग करना। पता नहीं क्यों हंस रहे हो, मेरे को तो समझ नहीं आता है। अब बोर्ड पे ध्यान देना आप इधर। तो यहाँ पे क्या दिखा? इमेज। और यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट। लेकिन सर इसका कोई ना कोई साइंस का तरीका तो होगा जिससे इसको इमेज बोला, ये तो चलो ठीक है। आपने बोला कि हाँ यार ये वहां पे उसकी इमेज बन रही है, कल्पना है, और यहाँ पे रियल है, लेकिन साइंस इसको किस तरीके से बताता है, एक्सप्लेन करता है? तो साइंस इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि कोई रे इस रूम में जब बल्ब चालू होगा, क्या चालू होगा, तभी इसको ये दिखाई देगा। सपोज करो इधर है दिव्य, इसके आगे ये नहीं लगाता है। और यहां सपोज करो पहले ऐसा समझ रहा था, पहले ऐसा समझ रहा था, पहले भाई नहीं, पहले इसको तो ऐसे लग रहा था ना स्टार्टिंग में, जब तक इसको पता नहीं था कि वहां इमेज है, यहाँ दिव्य। और इसको क्या लग रहा था? कोई चोर। ये गलत ले रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं। इसको ऐसा लग रहा था ऑब्जेक्ट इमेज, लेकिन बल्ब अगर हो जाता है बंद, तो इसको जो है चोर दिखना बंद, बल्ब दिखना बंद, तो इसको चोर दिखना बंद। तो होता क्या है ऐसा कि एक बेसिक फिनोमेना, तीनों चीजें एक साथ यहीं पे समझा रहा हूँ मैं एक ही चीज डायग्राम से। होता क्या है यहाँ पे ऐसा एक साथ दिख रहा है, होता बच्चा यहाँ पे ये है एक साथ दिख रहा है, ठीक है, कि जो भी लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट पे, सपोज करो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे पर गिरी, ये मेरे पर मत गिराओ, ये हाथ है, इस हाथ पर लाइट गिरी, तो वो वहां पर गिरने के बाद फिर मेरी आंखों में आई, और मेरी आंखों में रेटिना पर जाकर वहां पर इमेज बनी उसकी। नहीं समझे? लाइट कहाँ गिरी? हाथ पर, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आई? आंखों, और वो आंखों रेटिना में जाकर क्या बनी? इमेज। अरे समझे? क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, आंखों में इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेस को कहां पे जाना पड़ा? ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेस को आंखों में जाना पड़ा था रेटिना पे तरीके से। अरे बोलिए, यहां पर क्या होता है, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए देखने देखने वाली बात नहीं कर रहे हैं अपन, स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ बात कर रहे हैं कि सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज किस तरीके से बनती है? तो इमेज इस तरीके से बनती है कि जब बल्ब चालू था तो इससे बहुत सारी रेस निकल रही होगी। अब इससे रेस क्या निकलती है? बल्ब से रेस इस पे गिर रही होगी, और वो रेस इस मिरर पे जा रही होगी। नहीं समझे क्या बोला बेटा मैं? बल्ब से रेस ऑब्जेक्ट पे गिर रही होगी। सपोज करो एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना यहाँ पर साइड में कर दो, साइड में बिठा दो, और एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा ले लिया, ये अलग हटा दो इसको, ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ।
तो बल्ब से रेस इस पर गिरी, इससे रेस काय पे गई? अरे बोलो, स्थिति क्या हुई होगी? स्थिति क्या हुई होगी? दो बातें होती है। एक तो इसको डायरेक्ट देखना, इसको डायरेक्ट जब देखा जा रहा है, जब बल्ब से रेस इस पर गिरी और इससे आंखों में आ गई, तब तब तो तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। अरे यार एक काम करो, मिरर है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तुम मिरर में देखोगे तो बॉक्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो दो तरीके से तुम बॉक्स को देख पा रहे हो। एक तो बॉक्स तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जो सामने पड़ा हुआ है उसको क्या देख रहे हो आप? ऑब्जेक्ट। बोलो। और एक रे, एक और ऑब्जेक्ट कहां देख रहे हो? मिरर में। अब मैं तुम्हारे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको इमेज क्यों बोला और इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोला, तो ध्यान से समझना। इससे जो बॉक्स से जो रे आंखों में गिरी, बॉक्स से जो रे आंखों में गिरी, वो रे आई कहां से थी? पहले बल्ब से इस पे गिरी थी। बोलो बेटा। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट्स किसी भी पॉइंट से डायरेक्टली रेज निकलती है, तब बनता है ऑब्जेक्ट। खुद से रेज ओरिजिनेट होती है। क्या वो होती है? रेज ओरिजिनेट होती है। रेस का ओरिजिनेटिंग पॉइंट ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन जब ये वाली रे ऑब्जेक्ट, ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। ये ऑब्जेक्ट से रे कहां पे गई? इसकी आंखों में गई। बोलो। लेकिन ये रेस तो इस मिरर पे भी गई होगी। अब मिरर पे रे गई, हटा दो इसको। मिरर पे कहां गई? रे गई। रे रिफ्लेक्ट होके इधर चले गई। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट से रे मिरर पे गिरती है और रिटर्न बैक हो जाती है सेम मीडियम में, उस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोला बेटा मैं? बहुत बारीकी से बेसिक्स समझा रहा हूं आप लोगों को। क्या बोला बेटा मैं? आज और क्या है? क्लास, ठीक है, बच्ची बैठ सकती है क्लास में, ढंग से बैठा। हाँ, ध्यान सुनना। क्या बोल रहा मैं? जब कोई ऑब्जेक्ट से रे मिरर पे गिरे और रिटर्न बैक हो जाए सेम मीडियम में, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? तो रिटर्न बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नॉन अस रिफ्लेक्शन। देखो कितनी छोटी सी लाइन बोली और उसमें रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट। अब वो थोड़ी सी आगे की लाइन तुम खुद से जोड़ सकते हो। व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड इट रिटर्न बैक टू दी सेम मीडियम, रिटर्न बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। अभी इसे एक लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है। रिटर्न बैक तो आई होगी तभी तो गई। अरे बोलो, आई होगी तभी तो गई। तो ध्यान से समझना। आप इधर क्या था ये? तो बहुत मुस्कुरा रहा। इस पर क्या गिरी? रे मिरर पे टकराई और रिटर्न बैक हो गई सेम मीडियम। ठीक है, हो गई। एक और रे डायरेक्ट भी गिरी होगी। दो देखो, हर एंगल से गिरी होगी। मैं दो रे लेता हूं। एक बात याद रखना, एक कसम खा लो यहाँ पर, जब भी हमें इमेज बनानी हो, रिफ्लेक्शन से बनानी हो या रिफ्लेक्शन से बनानी हो, हमें ऑब्जेक्ट से दो रे निकालनी पड़ेगी। क्या बोला? जब भले रियल इमेज बनानी हो या वर्चुअल इमेज बनानी हो, जब भी हमें इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट से हमें कितनी रे निकालनी पड़ेगी? दो रे निकालनी पड़ेगी। समझ गए आप मेरी बात? किसी भी डायरेक्शन में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करोगे एक परपेंडिकुलर। अब देखना, ये लाइट रे इस पे गई और रिटर्न बैक हो गई, और ये लाइट रे सीधे गई और सीधे से वापिस आ गई। ऐसा होता है बेटा। ऐसा क्यों होता है तो उसको सिखाता हूं मैं थोड़ा इस तरीके से। इस तरीके से सिखाता हूं। क्या होता है ना रिफ्लेक्शन के अंदर, बोर्ड पे ध्यान देना इधर। सपोज करो कहीं से रे आती और कहीं पर रे जाती, तो ये जो आने वाली रे होती है, ये रे कहलाती है इंसिडेंट रे। कौन सी रे? जो जाने वाली रे होती है वो कौन सी रे होती है? रिफ्लेक्टेड रे। अरे बोलो। और जो सरफेस होता है उससे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कौन सी होती है बेटा? और ये क्या होता है?
देखो यार, एक बात बताऊंगा तुम्हारे को, कुछ बच्चे आज क्लास आज भी नहीं आए। तो मेरे को पता है वो क्यों नहीं आए। मतलब तुम कुछ सोचना, तुम क्लासेस छोड़ोगे तो किसका वो होएगा यार। क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को? और सिर्फ एक स्टूपिड से रीजन के कारण। मतलब हकीकत में बात बताऊं, बहुत दुख होता है जब, एक बात बताऊं, ऐसी क्लासेस तुम लोगों से छूट जाती है तो। नहीं समझे मेरी बात तुम? क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस है ना, एक बात समझना, टीचर आसानी से नहीं देता है। मैं अपनी फैमिली में डॉक्टर बना लेता अगर ऐसी क्लासेस में डायरेक्ट आसानी से देता तो। समझे आप मेरी बात? फिर तो और कोई डॉक्टर नहीं होता हमारे यहाँ भी। क्लासेस छोड़ेंगे तो किसको बेनिफिट होगा? पार्टी करने गए। मतलब क्या बात बोलूं यार। अरे, तुम्हारा एंटरटेनमेंट तुम्हारी जगह, बट ये क्लास की कीमत पे तो कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए, बात खत्म। इसको बोलते हैं संस्कार। इसको बोलते हैं सिद्धांत। कि हमारे प्रिंसिपल ये बोलते ही नहीं है कि हम क्लास छोड़े। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, क्लास छोड़ दी। क्लास क्यों छोड़ रहे हो यार? तुम्हारे को पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है आगे। क्लास अगर छोड़ देते हैं तो पूरा पोर्शन ही खत्म हो जाता है। कितने कुछ करे, एक कसम ही खा जानी चाहिए स्टार्टिंग में कि नहीं यार, क्लास तो छोड़ूंगा ही नहीं। लाइट रे जो गिरी है वो इंसिडेंट रे जो वापस चले गई सेम मीडियम में, रिफ्लेक्टेड रे, और इस रे को कौन से रे बोलते हैं बेटा? नॉर्मल रे। जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है उस आई को बोलते हैं अपन क्या बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। अरे बोलो। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड और इसके बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि लाइट रे जिस मीडियम से है उसी मीडियम में वापस चले गई। रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। एक लाइन लिखी थी ना, रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। इस चैप्टर के असोसिएशन रीजन अच्छे से कर लेना, हो सकता है इस बार बैठ जाए इस चैप्टर से असोसिएशन रीजन के अंदर। ठीक है ना? लाइट रे रिटर्न बैक हो गई काय के अंदर? सेम मीडियम के अंदर। अब होता ये फिनोमिना यहाँ पर ये होता है बेटा कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है? हमेशा, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, सेम सेम होगा। कभी भी अलग अलग नहीं होगा। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे बेटा? बराबर हो। तो क्यों सर हम इसको इधर ऐसे कर दे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। बोलो। तो कितनी खतरनाक बात है, एक और समझ में आई कि जब इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से दूर जाएगी। कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ाना जरूरी। बोलो बेटा। तो जब इंसिडेंट रे को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज घूमेगी। समझ आया बेटा? वो आगे की बहुत सारी बातें बता दी हैं। अरे बोलो। क्लियर हुआ? अगर इंसिडेंट रे को थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा घूमेगी। अरे बोलो। अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे इसको 30 डिग्री घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री घूम जाएगी। सही बात है कि नहीं? इंसिडेंट रे सपोज करो अगर ऐसे जो है क्या कहते हैं डायरेक्ट गिर जाएगी तो डायरेक्ट चले जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट गिरने वाली रे मिरर से परपेंडिकुलर गिरी सरफेस से। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो किस किस के बीच का होता है बेटा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। दोनों के बीच का एंगल आई कितना हो गया बेटा? जीरो। एंगल आर कितना हो गया बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया। कब? जब इंसिडेंट रे सरफेस से कैसी गिरी? परपेंडिकुलर। नहीं समझ आया? समझे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ। तो फिर सवाल यहाँ पे उठता है कि सर अगर सपोज करो इंसिडेंट रे बिल्कुल ऐसे गई तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही चले गई, मतलब रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई एक तरीके से। आपसे अगर सामने वाला चार एंगल देकर पूछ लेता है कि कब किस एंगल पर हम सपोज करो लाइट रे को गिराएं जिससे कि उसका सरफेस से रिफ्लेक्शन हो ही ना, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, किस एंगल पर हम लाइट रे को सरफेस पर गिराएं
एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट रे को सरफेस पे गिराएं जिससे कि रिफ्लेक्शन हो ही ना, और चार ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दे दिया लेस देन 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे दिया ये लेस देन है 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे दिया इक्वल टू 90 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे दिया 180 डिग्री। तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करो, बिल्कुल सीधे निकल गए, एंगल 180 टिक करो आगे बढ़ो। उसने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। एंगल तो कैसे गिनते हैं हमेशा, नॉर्मल से। तो ये एंगल कितना रहा इसका, 180 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा, अरे बोलो 180 से ज्यादा। तो सवाल यहां पर यह आता है कि क्या सर कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, कंफर्म बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी काय से ज्यादा नहीं हो सकता है, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्लियर है। अब ध्यान से सुनेंगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, लेकिन मुन्ना बात ये तभी तो हो पाएगी जब हम ये लेके चलेंगे कि ये जो तीनों लाइट रे है ये सेम प्लेन में, सपोज करो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, अरे बोलिए, एंड दिस वन इज नॉर्मल रे, और तीनों एक ही प्लेन में है, दिस इज, दिस इज, एंड दिस वन इज, एंड तीनों काय के अंदर है बेटा, सेम प्लेन के अंदर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, तीनों काय के अंदर है बेटा। और अगर ये तीनों सेम प्लेन के अंदर हैं तो इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी इसी प्लेन का ही रहेगा बेटा। अरे बोलिए, ये बात जरूरी से याद रखना। इंसिडेंट रे, ये क्या बोला बेटा हमने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, आई आर, आर आर, एन आर, ऑलवेज lie in the same plane, सही है ना, ऑलवेज लाइज इन द, लाइस, लाइस कर देंगे, लाइस, ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों, कौन से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्ट, तीनों के एक ही प्लेन में हो। और कोई बात इसके अलावा, ये दो बात हो गई, और कोई बात इसके अलावा, बोलिए बेटा। वो अभी वापस से आ रहा हूँ रिफ्लेक्शन पे बेटा, इमेज बनाने के, फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाले कंसेप्ट पे वापस से आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और कोई पॉइंट बता बेटा इसके अलावा, है क्या, क्या पॉइंट ऑफ, कैसा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए बेटा, एक बात और बोली जाती है कि लाइट रे हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट करती है। रेक्टिलिनियर समझते हैं आप क्या होता है, लाइट रे ऑलवेज प्रोपोगेट, कैसी बेटा, रेक्टिलिनियर, रेक्टी, कैसा, रेक्टी, लाइट रे ऑलवेज प्रोपोगेट रेक्टिलिनियर, मतलब बिल्कुल सीधे जाएगी, बीच में कोई आ जाएगा तो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। बात आई ना समझ में, वो कैसे जाएगी, सीधे, कभी भी कोई लाइट रे को कोई दूसरी लाइट रे बीच में काटेगी नहीं, ऐसा नहीं कि इसको चेंज कर देगी, बिल्कुल सीधे जाएगी। अरे समझे आप मेरी बात, लाइट रे हमेशा कैसे जाएगी, बिल्कुल सीधे, इज इट क्लियर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों प्लेन सेम प्लेन में हो गई, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्री, ये सारी बातें हो चुकी है। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, यहीं पे बता देता हूँ मैं, ये हर जगह काम आएगा, इसकी बात हर जगह होगी, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन से रिलेटेड, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है। तो सपोज कीजिए मैं तुम्हारे को ऐसे बताता हूँ कि कोई लाइट रे गिरी और वापस गई,
अरे बोलो, ऐसा होगा नहीं होगा, गिरेगी तो वापस जाएगी भी सही। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ, अब इसको जाना तो बिल्कुल सीधे था, बोलो था नहीं था, जाना कैसे था, और ये मुड़ गई, अरे बोलो, इसको जाना तो बिल्कुल, और ये, अब आप मुझे एक बात बताना, ये जो मुड़ जाती है जिस एंगल से, उस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ, तो एंगल ऑफ डिविएशन की एक ही डेफिनेशन है जो कि आगे पूरी तुम्हारे को ऑप्टिक्स में याद रखनी है। किसके बीच में एंगल ऑफ डिविएशन होता है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे, बेटा ये कौन सा पाथ है, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे, तो फिर ये क्या डुप्लीकेट हुआ, नहीं बेटा डुप्लीकेट तो नहीं है, जरूरी नहीं है डुप्लीकेट हो, एंड ये अगर रिफ्रेक्ट होगी तो रिफ्रेक्ट लेके चलना आगे, और रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे एंड रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड, दोनों कर दिया है मैंने, ठीक है ना, और रिफ्रेक्टेड रे, अरे समझे नहीं समझे। अब बच्चों ये कितना होगा सवाल यहाँ पे उठता है, तो देखिए बेटा, इस डेल को मैं आई प्लस आर के साथ जोड़ दूं तो एक लीनियर पेयर 180 डिग्री का बन गया, और आर की वैल्यू भी बेटा आई है, तो आई प्लस आई 2i हो गया, और 2i इधर चले गया तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 माइनस 2i, हाँ या ना, एंगल ऑफ डिविएशन हमेशा प्लेन मिरर में कितना रहेगा बेटा 180 डिग्री माइनस 2i के बराबर, अरे क्लियर है, इतने डिग्री से वो डिविएट हो गया। अब बहुत प्रकार की बातें पूछ ली जाएगी, सपोज कीजिए कोई लाइट रे बिल्कुल सीधे गिरी, नॉर्मली गिरी सरफेस पे, सरफेस पे नॉर्मली गिरी, बताइए एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, 180 डिग्री, 180 का डिविएशन हो गया, क्योंकि नॉर्मली गिरी मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल, इंसिडेंट के बीच में एंगल जीरो, तो आई की वैल्यू जीरो, तो डेल की वैल्यू 180, अरे बोलो, और देखो हो भी तो गया 180, देखना बेटा सीधे गिरी तो सीधे तो ओरिजिनल, नीचे तो ओरिजिनल पाथ हो गया, और ऊपर कौन सा पाथ हो गया, तो देखो नीचे ओरिजिनल पाथ और ऊपर रिफ्लेक्टेड, तो दोनों के बीच में एंगल, समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो सब प्रकार से बातें पूछ सकते हैं सामने वाले, सपोज करो कोई लाइट रे नॉर्मली गिरी, मतलब अलोंग द सरफेस गिरी, तो डिविएशन कितना होगा, तो डिविएशन कितना होगा बेटा 0 डिग्री, क्यों जी 0 डिग्री होगा, क्योंकि उस केस में नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल 90 बन जाएगा, और 90 इंटू 2 करेंगे तो 180, और 180 माइनस 180 जीरो, तो एंगल ऑफ डिविएशन जीरो आ जाएगा, अरे क्लियर है, ऐसी बेसिक बेसिक बातें ही पूछी जाती है आपसे, हाँ तो और क्या है, तो एक बार क्वेश्चन उठा के देख लेना, तो नीट का लेवल है क्या, हाँ क्या, जी ये क्या अरे बातचीत मत करो क्या, हाँ 5 से डिवाइड कर गई लाइट, इसको बिल्कुल बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्या, लाइट हमेशा ऑलवेज फॉलो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि उसको कोई लाइट रे और काटेगी नहीं, ये मतलब है, नहीं समझे, मतलब कहने का ये है कि सपोज करो दिव्य, और यहाँ पे सपोज करो मुन्ना लाल कचौड़ी वाला, उसके पास जा रहा है कचौड़ी लेने के लिए, और वो जा रहा है कचौड़ी लेने के लिए, और बीच में इसका दोस्त कोई मिल गया करण, और उसने बोल दिया कि क्या मुन्ना लाल की कचौड़ी खाता है, तेरे को चुन्ना लाल के पेटिस खिलाता हूं, और उसके पेटिस खिलाने लगे, तो इसका रेक्टिलिनियर नहीं हुआ, इसका क्या नहीं हुआ, इस रेक्ट ये अपने पास से डिविएट हो गया, रे को रे ही डिविएट करती है, तो कभी नहीं करेगी रे को रे डिविएट, लेकिन मेरी बात समझना, ये मुन्ना लाल कचौड़ी वाले के गया, कचौड़ी ली, कचौड़ी खाई और रिटर्न हो गया, तो बेटा गया तो वापिस आएगा, इसको थोड़ी ना बोलेंगे कि अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन नहीं हुआ, बस वो तो सर्फ आखिरी था सरफेस, वो तो सरफेस से टकराया, उस केस में क्या हुआ, पर्सन को पर्सन ने इंटरेक्ट किया, तो वो रेक्टिलिनियर नहीं हुआ, जबकि लाइट रे अगर एक रे सीधे जा रही तो सीधे जाएगी, दूसरी रे उसके पाथ को डिविएट नहीं करेगी, क्या होता है रेक्टिलिनियर ऑपोजिट,
ये क्या इंग्लिश के चल रहे हैं क्या? अपोजिट, पर्यायवाची, ये मतलब क्या? सिनोनिम बताओ सर इसका। इसकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है। चलो भैया, मतलब यार, चलो भैया आगे बढ़े ना। अब अपन ध्यान देंगे इधर। ये ऑब्जेक्ट है। अरे है ऑब्जेक्ट। अरे क्या है बेटा? और लाइट रे इस पे गिरी थी, सॉरी इस पे ऐसे गिरी थी, रिटर्न बैक हो गई सेम मीडियम में। ये इस पे गिरी थी और रिटर्न बैक हो गई, नहीं हो गई? अब मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो गई इसको पीछे बनाओ। किसको पीछे बनाओ? जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलूंगा बेटा मैं ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे। और जिसको पीछे प्रोड्यूस किया है, इसको देखो प्रोड्यूस किया है नहीं है, बस माना है, हुआ होगा, कल्पना की। अरे कल्पना ही की है बस, ये बात याद रखना। कोई मिरर में जाके अंदर थोड़े ना देखा, अंदर थोड़ी ना सेंटीमीटर मीटर स्केल वगैरह लगाई। और यहाँ पे भी कल्पना की कि ये पीछे गई होगी, और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हुई होगी वहां पर इमेज बनती है। तो एक बात तो समझ जाना आज के बाद, जब जब रिफ्लेक्टेड रे इमेज इंटरसेक्ट करेगी तब तब इमेज बनेगी। रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट होगी। कौन सी रे इंटरसेक्ट होगी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट होगी, तब तब क्या बनेगी बेटा? इमेज। लेकिन अगर हम रेस को प्रोड्यूस करवाकर इमेज बना रहे हैं, देखिए बेटा इमेज की डेफिनेशन क्या, इमेज की क्या डेफिनेशन हुई? व्हेन रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही क्या बोलते हैं बेटा? इमेज। अरे बोलते हैं, लेकिन मेरी बात सुनना बच्चों। अरे स्लो हो रहा है क्या? स्लो हो रहा है क्या? नहीं बोल दो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार नहीं, अपन बढ़ा देंगे। स्लो हो रहा है क्या थोड़ा सा? बढ़ा दे क्या? चलो अब बड़ा खत्म करते हैं आज इसको। ध्यान देना इधर। रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई? इंटरसेक्ट, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज बनेगी। सही है। लेकिन जब हम इसको प्रोड्यूस करवाकर इंटरसेक्ट करवाएंगे तब वर्चुअल इमेज बनेगी। बच्चों को डिफरेंस ही पता नहीं है, वर्चुअल और रियल इमेज में डिफरेंस क्या है। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? रेस को, रेस भी कौन सी? रिफ्लेक्टेड रेस को प्रोड्यूस करवाकर, करवाकर इंटरसेक्ट करते हैं तो वी आई बनता है। कितने लोगों को ये बात पता थी? चलो ठीक है। रेस को प्रोड्यूस करवाकर इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट हुआ। और रेस रियल में अगर ऑब्जेक्ट से निकलती है तो यहां पर रियल इमेज बन, रियल ऑब्जेक्ट होता है, रियल में निकलती है तो क्या सर वर्चुअली भी निकल सकती है? वर्चुअली भी निकाल देते हैं, सब कुछ संभव है, फिजिक्स पढ़ रहा। अरे बोलो, एक्सेप्शन जैसी कोई बात ही नहीं है। अरे समझे नहीं समझे? एक्सेप्शन जैसी कोई बात नहीं है। तो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे? जब रेस को प्रोड्यूस करवाते हैं, रियल में प्रोड्यूस करवाते हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ऐसा होता है प्लेन मिरर। तो सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज, बिल्कुल उसका भी केस बता दूंगा। रियल ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज हुई? तो वर्च देखिए बेटा यहां पे लिखेंगे अपन एक दो लाइन सम्मान की में। पहली लाइन, इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। तो वैसे ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। क्या बोला? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। हाँ बेटा, कुछ पूछना तो पूछना, कोई बात हो तो।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज तो ऐसे नहीं, बस वो लेके चल रहे हैं, बाकी रियल इमेज कैसे क्या पॉसिबल है, समझे ना आप मेरी बात। वर्चुअल ये इसको इस तरीके से डिफाइन लेते हैं, इसको इस तरीके से लेते हैं, देखो बताता हूँ। ये सपोज करो कोई प्लेन मिरर है। अब हम मान रहे हैं कि दूर कहीं पे ऑब्जेक्ट हुआ होगा, तो हुआ होगा तो रेज आई होगी। अरे बोलो। और कितनी रेज आई होगी? दो। मिरर पे आई होगी, टकराई होगी और टकरा के वापिस चले गई होगी। अरे बोलो। अब आप एक बात देखना बच्चों, ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे थी? ये कौन सी रे थी? ये कौन सी रे थी? ये क्या था बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या था? एंगल ऑफ। ये क्या था बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या था? एंगल ऑफ। और जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर क्या है बेटा? यहां पर क्या बनी बेटा? रियल इमेज। यहां पर क्या बनी बेटा? रियल इमेज। अब ऑब्जेक्ट जो हम दूर मान के चल रहे हैं वो कहीं हुआ होगा, तो कहां हुआ होगा? तो हम ये देखिए बेटा, एक फंडा और बता दूं मैं तुम्हारे को। इसमें होता ये कि ये जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर होता है, उस डिस्टेंस को वो डिनोट करते हैं हम अक्सर यू से। यू इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, एंड वी इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड मिरर, इमेज एंड। और ये डिस्टेंस यू और वी बराबर होता है हमेशा। u इज इक्वल टू वी ऑलवेज। u इक्वल टू, और जो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट होगी वो हाइट ऑफ इमेज होगी ऑलवेज। हाइट, अगर कुछ हाइट होती ना। अरे बोलो। मतलब सपोज करो दिव्य को पहले ऑब्जेक्ट ले रहे थे, और दिव्य सपोज करो कितने फीट का बेटा? 5 फीट का। 5 फीट का है। 5.5, 5.5 कर दिए। 5, अरे तो 5.5 ही तो हो गया यार। 5.5 फीट का है। तो सामने जो चोर है, इसको लग रहा है वो भी कितने फीट का है? 5.5 का। अरे समझ आई मेरी बात? वो भी कितने फीट का है? 5.5 फीट। मतलब ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का, इमेज भी उतनी हाइट। सामने जो चोर से मतलब इमेज। समझा आप मेरी बात? ये क्लियर है? तो अब मैं तुमसे यहां पे ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई मिरर से, सॉरी इमेज की डिस्टेंस हुई। किसकी डिस्टेंस हुई? इमेज की डिस्टेंस हुई। कहां से? तो बेटा यहां पर जब मैं इसको पीछे लेके आऊंगा, इसको पीछे लेके आऊंगा, तो यहां पर क्या बनेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और दिस वन इज इमेज की डिस्टेंस, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट आप देखना किस तरीके से बनाया है, रेस को प्रोड्यूस कर कर। रेस को, और रेस को प्रोड्यूस करा, इस वजह से नाम क्या लिया? वर्चुअल। कब रियल और कब वर्चुअल लेंगे, ये बात क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज फिर कौन सी बन जाएगी? और ये यू है तो ये क्या हो गया? वी। एंड यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? उतनी दूरी। तो इस प्रकार से रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन जाती है। मुझे लगता है सारी प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई होगी। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अरे बोलिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन में होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। बोलो बेटा। इंसिडेंट रे को रोटेट करवाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी। अरे बोलो। सही है ना? यहाँ पे लिख लेंगे अगले पेज पे, यहाँ पे पॉइंट में, इफ आई आर रोटेट, कैसी, कैसे घुमाए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। देन आर आर रोटेट्स क्लॉकवाइज। अरे क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? पास आएगी। कैसे आएगी? कारण क्या रहेगा इसका? इसका कारण क्या रहेगा? यू इस तरीके से रहेगा तो वी इस तरीके से रहेगा।
as the object comes nearer to the mirror, image also come nearer to the mirror. सही बात है। आप मुझे एक बात बताइएगा, ये ऑब्जेक्ट जो पास में आ रहा है किसके, तो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है ना u, ये ऑब्जेक्ट की मिरर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट। तो यहां पर ये जो v है ये इमेज की मिरर के रेस्पेक्ट में। बोलो, ऑब्जेक्ट की किसके रेस्पेक्ट में, इमेज की किसके रेस्पेक्ट में। और मैं अगर इसको जो है ना क्या कहते हैं यू आई कैप बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर यू वेक्टर, तो इसको पता है क्या बोलूँगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वी वेक्टर, यहाँ पे माइनस आई कैप लगा। नहीं समझे, बोलो यार। और यहाँ पे कंसेप्ट ये लगता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मोड। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन तो क्या होगा, तो सामने वाला ऐसा बोल देगा तुम्हारे को, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो गलत हो जाएगा बेटा। सामने वाले ने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो गलत हो जाएगा। कारण ये बेटा कि मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन तो क्या होता है, अपोजिट होता है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, u वेक्टर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू u ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का माइनस टाइम्स, अरे इसको u मत लिखो, इसको v लिखो, बढ़िया लगेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इज्जत मिलेगी उसको। अरे लिख सकते हैं, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि कारण ये है कि बेटा ये पिक्चर तब तक हमें बहुत आसान और अच्छी लगती है जब तक मिरर को नहीं घुमाता है सामने वाला। ये पिक्चर अपने को आसान और अच्छी कब तक लगती है, जब तक सामने वाला किसको नहीं घुमाता है बेटा, मिरर को नहीं घुमाता है, आगे पीछे नहीं मूव करता है, मिरर को फिक्स रखता है। मिरर को सामने वाले ने अगर मूव कराने लग गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिखाता हूं, ध्यान से सुन। देखिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब यहाँ पे बी ऑब्जर्वर हुआ और ए ऑब्जेक्ट हुआ। ये पार्ट अच्छे समझ लेना है, अच्छे से बता देता हूँ, समय 15 मिनट का है, क्या 8:30 तक की बात है ना। बस तुम्हें कोई दिक्कत, चलो बोल देना तुम तो। बेटा मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, पीजी की नहीं कर रहा। तो क्या 3 बजे तक पढ़ा है, मतलब क्या चाह रहा है यार क्या क्या रहा तू, मतलब इसने मतलब फ्री समझ रखा है यार बिल्कुल, मेरे को नहीं तुम्हारे को, मैं तो पढ़ाने के लिए फ्री हूँ। इनको भी घर जाना कि नहीं जाना है, अभी 9 बजे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, सोएंगे, सुबह 8 बजे उठना है कि नहीं उठना, नींद प्रॉपर। तो नहीं ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं हो रहा है क्या, जीवन में इतना सुख नहीं मिल पा रहा है, 9 बजे सोकर सुबह 8 बजे नहीं उठ पा रहे हो, जीवन में इतना सुख नहीं मिल पा रहा है। देखो बेटा, क्या, चलो भैया ध्यान देना इधर, इसको क्या लिखूंगा मैं, देखिए वेलो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, यहाँ पे ये ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, और एम की ये एम क्या है, मिरर क्या है, ऑब्जर्वर। मतलब बेटा यहां पर ऑब्जर्वर का भूत बिठा रखा है, किसका भूत,
ऑब्जर्वर का भूत, खतरनाक भूत है भी ये। ऑब्जर्वर का भूत कहाँ बिठा रखा है? मतलब वो ऑब्जर्वर डिसाइड कर रहा है जो मिरर पर बैठा हुआ है उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन। उस जो देखिए बेटा, आप समझिए मैं मिरर हूं, ऑब्जर्वर का भूत, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में आ रहा है ना? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सी एक्सिस में आ रहा है? तो प्लस आई कैप से उसकी वेलोसिटी होगी। इमेज भी इधर आएगी, जब वो इधर आ रहा है तो इमेज इधर आएगी, माइनस एक्स एक्सिस में आ रहा है तो कैसे आएगी? माइनस आई कैप। लेकिन सपोज करो ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है और मिरर ने भी आगे जाना चालू कर, मिरर ने भी क्या कर दिया, मतलब मिरर कैसा हो गया? ये सबको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अलग हटाओ, इन सभी को भूल जाओ। मिरर ने भी आगे जाना चालू कर दिया, तो जो ऑब्जर्वर है वो दिक्कत वाला हो गया। स्टेशनरी कहाँ रहा? रिलेटिव मोशन हो गया ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। बोलो, कौन सा मोशन हो गया बेटा? रिलेटिव मोशन हो गया। किस किस के बीच में? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। और जब जब पृथ्वी पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ है, तब तब ये फॉर्मूला लगा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर हमें निकालना, उसको याद मत करो बेटा, रटो मत। वहां के कंसेप्ट यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत पुराने पाप है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में निकालनी हो तो ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए रोक दो, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स कर दो और ऑब्जेक्ट को दे दो। क्या बोला? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को रोक दो। किसको रोक दो? और उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो। तो देखो मैंने ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, बी ऑब्जर्वर है ना, इसको रिवर्स कर दिया, मतलब आगे माइनस लगा दिया, ये यहां प्लस लगा हुआ है। अरे रिवर्स कर दिया, और किसको दे दिया? बोलो, किसको दे दिया? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड गिव इट टू दी। तो यहां पर ऑब्जर्वर कौन है बेटा? तो वीएम कर दूं माइनस में, रिवर्स कराए तो। बोलो, क्या कर दूं बेटा? माइनस वीएम, सही है ना? माइनस वीएम वेक्टर फॉर्म, वीओ वेक्टर फॉर्म में। बोलो, लेकिन बच्चों ये जो वेलोसिटी अब होगी किसके रिस्पेक्ट में? ये होती है बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लिखी नहीं जाती। ये ग्राउंड के लिखा है इसे। ग्राउंड पे एक बंदा बैठा हुआ है कि लड़ो मत, मैं डिसाइड करता हूँ तुम कौन किधर मूव कर रहा है, क्योंकि जब रिलेटिव मोशन होता है सूझी नहीं पड़ती कौन किधर मूव कर रहा है। नहीं समझे? जब रिलेटिव मोशन होता है ना, सूझी नहीं पड़ती कौन किधर मूव कर रहा है। चेक कर लेते हैं, सोच पड़ी नहीं पड़ी। सपोज करो दिव्य ऐसे जा रहा है बस में बैठ कर, बस बस कार वगैरह जो भी है, और उसका स्कूल का कोई खास फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड? खास फ्रेंड। उसके स्कूल का कोई खास फ्रेंड इधर आ रहा है। नहीं समझे? स्कूल का खास फ्रेंड इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। अरे बोलो, सही बात है। अब स्कूल के खास फ्रेंड की बस में उस पे निगरानी करने के लिए उसके फादर भी बैठे। अरे फ्रेंड के फ्रेंड, फ्रेंड के मतलब, अरे यार तो वॉइस भी हो सकता है। तो उसके फादर को ये व्यक्ति किधर जाते हुए दिखाई देगा बताओ? किधर दिखाई देगा? फ्रेंड मतलब बेटा तुम अलग समझ रहे हो, मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं, तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। चलो भैया बताओ क्या होगा? स्थिति क्या बैठेगी यहाँ? यहां पर ऑब्जर्वर है। अरे बोलो, और ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और ये क्या बन गया एक तरीके से? अरे वहीं बैठा हुआ है ना, तो ऑब्जर्वर क्या बन गया बेटा ये? अब हमने क्या बताया था, देखिए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर है? ऊपर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर है? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर है। इसको रिवर्स करो, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हुआ बेटा? ऑब्जर्वर।
ऑब्जर्वर। ये क्या हो गया बेटा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को रिवर्स कर दिया। किसको रिवर्स कर दिया? और ये सामने वाले को डर है, ये अपनी तरफ आ रहा है। अरे समझे आप मेरी बात? फील कर लेना कभी। चलो भैया, इधर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, बताइए ऑब्जर्वर को किधर लगेगा ऑब्जेक्ट आते? समझे आप मेरी बात? लेकिन बेटा एक बात समझ, देखिए आप बोलोगे सर इसमें कब हो सकता है ऐसा, इसमें कब हो सकता है ऐसा, इसमें क्या कभी हो सकता है? कैसा हो सकता है बेटा? क्वेश्चन जब अच्छा देता है ना, अच्छा क्या देता है यार, देखो पहली बार पूछा है, शुभारंभ किया है अभी क्वेश्चंस का, तो अच्छा देगा, अब आगे उम्मीद करेंगे। मिरर इधर जा रहा है, मिरर, या फिर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, बिल्कुल सीधे नहीं जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो फिर बहुत प्रकार की संभावना बन सकती है। तो ऐसे केस में हम कुछ नहीं, वेलोसिटी के कंपोनेंट लेके सॉल्व कर लेंगे। किसके कंपोनेंट बेटा? अब आप एक बात देखना है यहाँ पर, अभी तो मिरर को किधर मूव करा रहे हैं? उसी लाइन के अलोंग मूव करा रहे हैं जिधर ऑब्जेक्ट और इमेज का मोशन हो रहा है, उसी लाइन के। अरे बोलो, अभी मिरर को किधर मूव करा रहे हैं हम? उसी लाइन के अलोंग जिधर ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेटिव मोशन हो रहा है। बोलो बेटा, अब मेरी बात सुनना तुम ध्यान से। इधर कितना लिखूं? ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, ये माइनस तो बेटा क्या है? कॉमन। अरे बोलो, अंदर माइनस मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? ये उधर गया, वीएम प्लस में हो गया 2। इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर गया तो कितना हो गया? 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो बेटा, अब इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, इधर इधर एक ही बात है ना यार, ये इधर आएगा इधर जाएगा, ये याद कर लो तुम तो, फाइन खत्म। अरे सही है ना, माइनस माइनस, ये माइनस इधर जाए तो प्लस हो गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये याद रखना है। अब आई कैप और जे कैप लगा देगा तो कर लेंगे। ये समझ आया? समझ आया है इसको? ये तो अपन ने यहाँ पे लिखा तो है, आई लिख दिया, उसके आगे दिक्कत क्या है? ये, हाँ, ये ओ को जो है यू कर सकते हैं, जरूरी है, ठीक है। ये लो ओ को यू कर दिया, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो ठीक है ना? तो फिर ये भी, अरे यार क्यों यू ओ, कोई मतलब थोड़ी ना है यार, वो वी में रहने दो। हाँ, फिर वो यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो फिर एक यू दिखेगा और एक वी दिखेगा। अरे देखो ना, एक तो क्या दिखेगा इसके साथ यू, और एक क्या दिखेगा? अरे ठीक है, चलो ठीक है। मजे तब आएंगे, कब आएंगे? तब आएंगे कि सपोज करो ये ऑब्जेक्ट, ये ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द मिरर। किधर मूव कर रहा है बेटा ऑब्जेक्ट? अलोंग द मिरर, ऑब्जेक्ट मूव्स। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द मिरर, तो इमेज कैसे मूव करेगी? अलोंग द मिरर, अलोंग द मिरर। ये समझ आया बेटा? क्लियर हुआ? सपोज करो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, तो इमेज किधर जाएगी? इधर जाएगी, मिरर रेस्ट पे अभी, और मिरर भी मूव करने लग गया तो पिक्चर चेंज हो जाएगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। अरे क्लियर हो गया? केस नंबर 2,
केस नंबर 3 और बना लो, जितने केस बन सकते बहुत बन जाएंगे वो तो। क्लियर है? इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये इधर जा रहा है, मिरर है सामने, ऐसे जा रहा है, और अब इसको जो इसका भूत दिख रहा है वो भी ऐसे आ रहा है।